हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और आज जो मैं क्लास लेकर आया हूं वो फंडामेंटल राइट की तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं फंडामेंटल राइट्स की दो क्लासेस ले चुका हूं। पहली क्लास के अंदर मैंने फंडामेंटल राइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फीचर्स के बारे में बताया था। दूसरी क्लास की बात करें तो कितने टाइप्स के राइट होते हैं, जिसमें हमने नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट और ह्यूमन राइट्स की बात करी थी। फिर मैंने आपको आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बताया था, जिसमें आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य के विरुद्ध हमें जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं वो राज्य क्या क्या है, क्या राज्य के अंदर लिखा हुआ है। और आर्टिकल 13, अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाए तो उसे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ठीक क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता है, ठीक असंगत करता है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हमारा संविधान बना तो कितने फंडामेंटल राइट थे और उसकी कहानी को हम आगे चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर लिखा हुआ है। इसी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट को हमने यूएसए से कॉपी किया था और इसको हमने आर्टिकल 12 से और 35 तक लिखा था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमने अपने 7 फंडामेंटल राइट्स को लागू किया था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो एक फंडामेंटल राइट है जिसे हमने फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया है, वो राइट कौन सा है? तो अगर हम बात करें उस राइट की, दैट राइट इज नोन एज राइट टू प्रॉपर्टी। और इस राइट टू प्रॉपर्टी को हमने 44वें संविधान संशोधन 44th CAA 1978 में इसको क्या किया, हटाया, और इसको आर्टिकल 31 और 19F से हटाकर हमने इसको कहां डाल दिया, आर्टिकल 300A में इसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और इसी राइट टू प्रॉपर्टी को हमने बना दिया एक लीगल राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन आज हमने इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट थे? उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन 1978 से हमने हटाकर किस आर्टिकल में डाल दिया है, आर्टिकल 300 में डाल दिया है। हटाया कहां से गया है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1) का F। आर्टिकल 19 का जो 1 है उसका जो सब क्लोज F है वो हमें बताता है किसके बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसी राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया है, वहां से हटा दिया है। अब 6 फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला फंडामेंटल राइट मेरा कहता है राइट टू इक्वालिटी, कहने का मतलब समानता का अधिकार, जिसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, 14 से 18। दूसरा फंडामेंटल राइट बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, 19 से 22। फिर आर्टिकल 23 और 24 एक्सप्लोटेशन की बात करता है, कहने का मतलब शोषण के विरुद्ध की बात करता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं चौथे फंडामेंटल राइट की, जिसे हमने बोला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहने का मतलब जब हम धार्मिक स्वतंत्रता को बताएंगे तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की, उपासना करने की, किसी भी धार्मिक समारोह में सम्मिलन होने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो वही बात करेगा आर्टिकल 25 से 28। फिर हम बात करेंगे कल्चरल और शैक्षणिक या शिक्षा संबंधित फंडामेंटल राइट्स की, जो आर्टिकल 29 और 30 की बात करेगा। और जब ये सारे फंडामेंटल राइट अगर आपसे कोई छीनता है तो उसका उपचार, उसकी रेमेडी क्या है, वो लिखी है आर्टिकल 32 में, जिसके तहत आपको 5 रिट का प्रावधान पढ़ना है। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ठीक, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। और हम यहाँ पर क्या डालेंगे, रिट। और कितने टाइप की रिट आपको पढ़नी पड़ेगी, 5 टाइप की रिट का प्रावधान हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो 5 टाइप की रिट को हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट की, जिसे मैंने बोला है राइट टू इक्वालिटी। अब इस राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल कहां से कहां तक है, 14 से 18। बिल्कुल आसान है याद करना, आप अगर मेरे साथ बोलोगे तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। पहला फंडामेंटल राइट 14 से 18, दूसरा फंडामेंटल राइट 19 से 22, तीसरा फंडामेंटल राइट 23-24, चौथा फंडामेंटल राइट 25 से 28, फिर 28 के बाद 29,
30, 31 हमारे संविधान में है ही नहीं, 31 को हमने हटा के 300A में डाल दिया, और लास्ट रेमेडी यानी कि उपचार जो है आर्टिकल 32 में। तो आपको ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट इसी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर हम पहले फंडामेंटल राइट की बात करें, जिसे मैंने बोला है राइट टू इक्वालिटी, और इसी राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमने कितने आर्टिकल्स को रखा, 5 आर्टिकल्स को रखा। और अगर इन 5 आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। वैसे तो मैं आपको एक एक आर्टिकल डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जब मैं पहले फंडामेंटल राइट से शुरुआत कर रहा हूं, जिसे मैंने बोला है राइट टू इक्वालिटी, तो मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन बता देता हूं सभी आर्टिकल्स का, और इन आर्टिकल्स को याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर हम इन आर्टिकल्स की बात करें और अगर हमें इन आर्टिकल्स को याद करना है, तो हम सिंपल सी एक स्टोरी याद करते हैं। राइट टू इक्वालिटी जब संविधान सभा में इन आर्टिकल्स को बनाया जा रहा था, तो 5 लोगों ने अपने अलग अलग डिसीजन दिए। 5 लोगों से पूछा गया कि भाई समानता के अधिकार में आपके हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। तो सबसे पहले आदमी ने हाथ उठाया, और उस पहले आदमी ने कहा कि भाई मेरे हिसाब से विधि के समक्ष सभी लोग क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। कहने का मतलब चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई संवैधानिक पद पे बैठा हो, सभी व्यक्ति कानून की नजर में क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसलिए आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आपको ध्यान रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल बात करेगा वो आर्टिकल कहेगा आर्टिकल 14। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, भाई तुम्हारे हिसाब से इक्वालिटी क्या है या समानता क्या है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और उसके जन्म स्थान के आधार पे कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति की बात को मान लिया गया, और ये कहा गया किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, बर्थ प्लेस, ठीक, जेंडर के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर तीसरे व्यक्ति से पूछा, भाई आपकी क्या राय है। पहले व्यक्ति ने कहा, तीसरे व्यक्ति ने कहा, भाई पहले व्यक्ति ने कहा कि भाई सभी विधि के समक्ष एक समान होंगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी ही बात है तो बस मेरी एक बात मान लो कि सभी के सभी लोगों को सरकारी नौकरियों में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या कहीं पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दो। तो इसीलिए इसकी बात को मान लिया गया, और यह कहा गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक, अब चौथे व्यक्ति की बात आई। चौथे व्यक्ति से पूछा गया, भाई तुम्हारी क्या राय है। तो चौथे व्यक्ति ने कहा, जब विधि के समक्ष सब एक समान है, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो अगर हम बात करें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो। तो अगर लोक नियोजन में सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी है, तो बस एक काम और कर दो कि ये जो अनटचेबिलिटी हमारे देश में चल रही है, इस अनटचेबिलिटी को भी क्या कर दो, खत्म कर दो। तो अनटचेबिलिटी का अंत कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 17। अनटचेबिलिटी जो है वो आर्टिकल नंबर 17 के तहत क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 17। और फिर पांचवें व्यक्ति से पूछा गया, तो पांचवें व्यक्ति ने कहा, अगर हर व्यक्ति, ऐसी तो वैसे कोई बात है ही नहीं जो बच गई हो, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी बात माने तो कोई भी व्यक्ति जब बाहर निकलता है, जैसे कोई भी अपनी गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगा लेता है, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कुछ लगा लेता है, तो मेरे हिसाब से जो टाइटल्स लोग अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, उन टाइटल्स को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो इसीलिए आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो पांचों के पांचों आर्टिकल बहुत इजीली याद हो गए। पहले आर्टिकल में विधि के समक्ष सभी एक समान, विधि के समक्ष सब एक समान कब होंगे, जब धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जब धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, और जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो अनटचेबिलिटी समाप्त, और अंतिम रूप से टाइटल को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक, तो ये कहता है मेरा पहला फंडामेंटल राइट जो है राइट टू इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं इसी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 की। अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं, तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहने का मतलब विधि के समक्ष समानता
एवं समान संरक्षण। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहां से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है। तो आपको याद रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को हमने ब्रिटेन से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी के सभी लोग क्या होंगे, एक समान होंगे। कहने का मतलब चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई स्त्री हो, अगर विधि के समक्ष कानून की नजर में सारे के सारे लोग कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। कहने का मतलब अगर आप देखो, अगर कोई अपराध किया जाए तो उस अपराध में चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, उस सभी को एक जैसा क्या दिया जाएगा, ऑफेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब अपराध करने के लिए उसे एक जैसी सजा दी जाएगी। लेकिन अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये कहता है, ठीक, इसको हमने यूएसए से कॉपी किया है, ये कहता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि अपराध तो किया जाए लेकिन अगर किसी से सिचुएशनल के अकॉर्डिंग मतलब अपराध हो जाए। कहने का मतलब उसके अपराध को ये देखा जाएगा, एक कंडीशन ये देखी जाएगी कि उसने किस कंडीशन में ये अपराध किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कई बार आपसे गलती से गोली चल जाए, तो गलती से आप गोली चलाना नहीं चाहते लेकिन ऐसी सिचुएशन कई बार क्रिएट हो जाती है कि आपको गलती से क्या कर दिया जाए, आपसे आपके द्वारा अपराध कर दिया जाए। तो उस अपराध से संरक्षण के लिए, ठीक, आपको सजा तो दी जाएगी लेकिन आपकी सजा उन दोषियों से क्या हो, कम हो। तो यही कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहने का मतलब विधि के समक्ष सब लोग कैसे होंगे, एक समान होंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन आपको पढ़ना है और एक्सेप्शन ये कहता है, जिसमें पहला आर्टिकल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 361 है, जो ये कहता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल, कहने का मतलब गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब अगर वो कोई उनके ऊपर कोई केस चलाया जाए, ठीक, या उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाया जाए, तो जब तक वो अपने कार्यकाल पे अपनी गद्दी पर बैठे हैं तो उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी केस नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, केवल एक केस हम प्रेसिडेंट और गवर्नर पे लगा सकते हैं जिसको हम सिविल केस कहते हैं। लेकिन सिविल केस लगाने के लिए भी हमें 2 महीने पहले क्या देना पड़ेगा 2 महीने पहले हमें, उससे पहले हमें 2 महीने पहले बताना पड़ेगा, ठीक, तब जाके हम उसको क्या करेंगे, केस को फाइल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को उनके कार्यकाल के दौरान क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये किसका एक्सेप्शन है, पहले आर्टिकल का, जिसे हमने बोला है इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा आर्टिकल 105 कहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब जो हमारे सांसद होते हैं, कहने का मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो व्यक्ति बैठता है उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सत्र के दौरान कभी भी क्या नहीं किए जा सकते, गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब आपने कई बार देखा हो सत्र के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कई बार कोई बातें कह देता है, लेकिन अगर कोई भी एक सांसद सत्र के दौरान किसी दूसरे सांसद को कोई बात कहता है तो उस बात के दौरान उसे क्या नहीं किया जाएगा, या उस बात के ऊपर उसे क्या नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आप कई बार देखते हो एक सांसद दूसरे सांसद पर आरोप लगाता है, ठीक, एक सांसद दूसरे सांसद पर आरोप लगाता है, तो इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 105 के तहत, जो ये कहता है कि सत्र के दौरान, जब सत्र चल रहा होगा उस दौरान इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे ही विशेष अधिकार किसको प्राप्त हैं, एमएलए और एमएलसी को, यानी कि इनको हम विधायक बोलते हैं और ये राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के अंदर बैठते हैं। तो इनको भी हमने क्या दिया हुआ है, विशेष अधिकार प्राप्त है, यानी कि ये भी ये कहते हैं कि सत्र के दौरान इनको भी क्या नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब आर्टिकल 14 बहुत आसान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। कहां से लिया गया, यूएसए से। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर किसी को कोई अपराध या दोषी ठहराया गया है तो उसके अकॉर्डिंग एक जुडिशरी कंडीशन में देख के उसके अपराध को क्या कर दिया जाता है, कई बार माफ भी कर दिया जाता है या उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। लेकिन वैसे तो हमारा आर्टिकल कह रहा है कि कानून की नजर में सब कैसे होंगे, एक बराबर होंगे, एक समान होंगे। लेकिन हमने इसका अपवाद पढ़ा आर्टिकल 361, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को हम उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई केस नहीं लगा सकते, लेकिन हम 2 महीने पहले नोटिस देके उनके ऊपर सिविल केस लगा सकते हैं। सिविल केस होते हैं यानी कि फौजदारी मामले, जैसे
आपके जमीन हड़पने का मामला है या आपके घर हड़पने का मामला है। अब भाई राष्ट्रपति आपका घर तो नहीं हड़पेगा या आपका कोई भी जमीन तो नहीं हड़पेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा मामला है तो उस कंडीशन में आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन हम राष्ट्रपति और गवर्नर के खिलाफ, ठीक, जब उनके कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, ना केस लड़ सकते। ऐसे ही स्पेशल राइट प्राप्त है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए और एमएलसी को आर्टिकल 105 और 194 के तहत। तो अगर आज की क्लास की बात करें तो कितने टाइप के राइट्स होते हैं, ठीक, किस राइट्स का आर्टिकल कहां से कहां तक है, मूल संविधान के अंदर कितने राइट थे, अब कितने राइट है, किसको हटा दिया गया, कहां डाल दिया गया, और सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी जिसके आर्टिकल कहां से कहां तक हैं, 14 से 18 तक हैं। मैंने केवल आज एक आर्टिकल डिस्कस किया है, दैट आर्टिकल इज नोन एज आर्टिकल 14। भाई मेरा मानना ऐसा है कि आज की तारीख में जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े डेप्थ में पूछे जाते हैं, और ये फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जहां से मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको रटना जरूरी नहीं है। अगर आपकी समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से जीएस के कॉन्सेप्ट को